नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। डिस्कस करते हैं अक्टूबर महीना की जो तीसरा आपका टेस्ट हुआ है उसी के बारे में बात करेंगे। तो आप सबके सामने पूरा टेस्ट सॉल्व करूंगा मैं। एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान दीजिएगा और बहुत ध्यान से अपने नोट्स मेंटेन करिएगा जो आपके पास टेस्ट अवेलेबल है। खैर, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सीईओ किसे नियुक्त किया गया, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है, कौन सी योजना की बात कर रहा है। तो पहले हम योजना समझ लेते हैं। तो ये योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यह योजना जो थी वो 13 जनवरी 2016 को शुरू करी गई थी, यानी कि 13 जनवरी 2016 को यह योजना शुरू करी गई थी। और योजना में था क्या, इस योजना के तहत यह व्यवस्थाएं थी, अगर किसी भी किसान के फसल में किसी प्रकार का नुकसान होता है, जैसे कि आग लग जाती है या अत्यधिक बाढ़ के कारण फसल चली जाती है, तो ऐसी दशाओं में भारत सरकार उसे मुआवजे के रूप में पैसा देगी। और इसी योजना के तहत एक लंबा चौड़ा बजट यानी कि 8800 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जिसलिए कहा गया था क्या कि अब यह पैसा ऐसी योजना के लिए लगाया जाएगा जिससे कि किसान लाभान्वित हो सकें। खैर, अभी जो हमारा वर्तमान का प्रश्न है कि इसे हाल ही में सीईओ किसे बनाया गया है, तो उसके लिए उत्तर होगा आपका रितेश चौहान, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही विकल्प होगा। रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए सीईओ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया। तो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है 16 अक्टूबर को। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ की थीम। देखो, हर कुछ दिन ऐसे होते हैं वर्ष के जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और उनकी उतनी ही इंपॉर्टेंस थीम भी रखती है। तो थीम ध्यान रखना कि विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या थी। तो थीम थी सेफ फूड नाउ, सेफ फूड नाउ, नाउ फॉर अ हेल्दी हेल्दी टुमारो, टुमारो। तो ये ध्यान रखना कि ये थीम थी क्या, सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो के साथ में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। कब, तो आपका उत्तर होगा 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे चुना गया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सलाहकार बने हैं वो बने हुए अमित खरे जी। ध्यान रखना, अमित खरे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा कि हाल ही में सलाहकार, सलाहकार का मतलब होता है एडवाइजर, एडवाइजर यानी कि एडवाइस देंगे नरेंद्र मोदी को। और ऐसे एडवाइजर बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना अभी जो ताजी नियुक्ति है उस आधार पर अमित खरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमित खरे के बारे में आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में 2022 में इसका आयोजन होना है, इसका आधिकारिक शुभंकर किसे बनाया गया है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फीफा ने जो अंडर 17 जो महिला विश्व कप का आयोजन भारत में करवाया जाना है वो कब करवाया जाना है। तो वो करवाया जाना है आपका अक्टूबर 2022 में, यानी कि गत वर्ष नहीं, आपके अगले वर्ष इसका आयोजन होगा। यानी इस वर्ष नहीं, माफी चाहूँगा, अगले वर्ष इसका आयोजन किया जाएगा अक्टूबर 2022 में। ठीक है, आयोजन कहाँ होगा, तो उड़ीसा में होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और एक बात ध्यान रखना, अब शुभंकर की बात कर लेते हैं, शुभंकर क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन बी दे रखा है क्या, ईभा, ईभा इसकी शुभंकर होगी। ईभा क्या है, तो ईभा प्रेजेंट करती है एशियाई शेरनी को, एशियाई शेरनी को। और यह एशियाई शेरनी क्या दर्शाती है, तो यह एशियाई शेरनी महिला के सशक्तिकरण के बारे में बात करती है, यानी कि महिला के सशक्तिकरण के ऊपर दर्शाई गई है एशियाई शेरनी। तो क्या है, ईभा। आप कहेंगे अंडर 17 महिला विश्व कप का जो शुभंकर है, शुभंकर देखो होता है ये किसी विशेष तर्ज पर ऐसी चीज़ें चुनी जाती हैं, या तो बहुत ही वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ें हों, या लुप्त प्रायः हों, या बहुत ही यूनिक हों। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को बनाया जाता है आधिकारिक शुभंकर। तो बनाया गया है ईभा को, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए, अगले प्रश्न के लिए भी है। दुनिया की पहली स्वचालित तथा चालक रहित, स्वचालित का मतलब अपने आप चलती है और चालक रहित का मतलब इसमें चालक नहीं चलाता है, तो इसके लिए जर्मनी ने यह पहल शुरू करी गई है। और जर्मनी के बारे में ध्यान रखना, जर्मनी दुनिया का पहला देश था जिसने हाइड्रोजन से पहली ट्रेन चलाई थी। दुनिया का पहला देश जिसने हाइड्रोजन से पहली ट्रेन चलाई थी वह भी आपका जर्मनी ही था। खैर, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत पे ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में एसबीआई के जो पूर्व प्रमुख हैं उनका नाम है रजनीश कुमार जी। रजनीश कुमार जी को भारत पे ने अपना नया क्या बना लिया है, अपना अध्यक्ष बना लिया है। इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि रजनीश कुमार इससे पहले एसबीआई में सेवाएं देते थे बतौर प्रमुख यानी अध्यक्ष के रूप में, और अभी उसी पद पर कौन है, दिनेश कुमार खारा जी, यानी डीके खारा जी। भारत पे एक जैसे तरीके से आपकी पेटीएम है, फ़ोनपे है, इसी तरीके से एक आपकी कंपनी है गूगल पे की भांति ही, जिससे ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। एक कैसे ऐसे कह सकते हैं कि यह एक वॉलेट है। ठीक है, खैर, अगर मैं भारत पे की बात करता हूं तो भारत पे की बहुत नई कंपनी है, बहुत ज़्यादा समय इसका नहीं हुआ है, 2018। ठीक है, भारत पे का हाल ही में अभी जो बनाया गया था, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, वो बनाया गया था सलमान खान जी को। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि केवी सुब्रमण्यम ने हाल ही में किस पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। तो केवी सुब्रमण्यम ने अभी हाल ही में देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अपना इस्तीफा
दे दिया है, यानी कि आप के.वी. सुब्रमण्यम देश के आर्थिक सलाहकार नहीं रहेंगे। नई नियुक्ति होगी, निश्चित तौर पे आप अपने करंट अफेयर पे अपडेट करिएगा, आपको निश्चित रूप से बताया जाएगा क्लास में। तो देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन? के.वी. सुब्रमण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खैर, अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिशूल और गरुड़ नामक मालगाड़ियां किस रेलवे जोन द्वारा प्रारंभ करी गई हैं। देखिए ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन गया कि त्रिशूल या गरुड़ इंपॉर्टेंट कैसे आ गई इंपॉर्टेंस इसमें, क्योंकि ये ऐसी मालगाड़ियां हैं, ये ऐसी मालगाड़ियां हैं जो भी भारत में सबसे लंबी रेलगाड़ियां हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे लंबी रेलगाड़ियों में से एक है कौन? त्रिशूल और गरुड़। इनका जो शुभारंभ हुआ है वो हुआ है दक्षिण मध्य रेलवे से, यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे से इनकी शुरुआत करी गई है। तो ध्यान रखिएगा कि दक्षिण मध्य रेलवे से जो ट्रेनों का संचालन किया गया है उसमें से ट्रेनों का नाम है त्रिशूल और गरुड़। फेमस क्यों है? क्योंकि भारत की सबसे लंबी मालगाड़ियां हैं। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे की अगर मैं बात करूं, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद में। मैं आपको बता दूं कि देश में कुल 18 रेलवे जोन हैं, इनमें से नवीन रेलवे जोन है जो आपका विशाखापत्तनम, जो कि साउथ कोस्टल रेलवे है। इनमें से दक्षिण मध्य रेलवे जो इसका भी बात कर रहे हैं हम, तो उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय है सिकंदरा में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो आपका मनाया गया है वो मनाया गया है आपका 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को। फिर वही बात, जो कुछ थीमें हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उन्हीं में से एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो थीम है वो है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, यानी कि डिजिटल जनरेशन, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, आवर जनरेशन, ये इसकी क्या है? ये इसकी थीम है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन यह 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम रही। आपके लिए एक प्रश्न मैं यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, ये कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश में 53वें बाघ अभ्यारण्य को कौन से राज्य में स्थापित किया गया है। बहुत सुंदर प्रश्न है कि कौन से राज्य में 53वां बाघ अभ्यारण्य खोल दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा 53वां बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में खोला गया है। और ये कैसे बना, ये भी एक अहम बात है। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, यानी कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क तथा साथ में राष्ट्रीय पार्क के अतिरिक्त और क्या, तथा तमोर पिंगला, तमोर पिंगला, तमोर पिंगला, तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों बातें ध्यान रखना। तमोर पिंगला और गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क को मिला करके एक नया राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है, या कह सकते हैं नया बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में होगा। इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि यह कैसा, देश का 53वां क्या हो जाएगा, बाघ अभ्यारण्य। अभी कुछ दिनों पहले अभी हमने सुना था क्या, कि देश में 52वां, यानी कि 52वां टाइगर रिजर्व खोला गया था। उसका नाम था रामगढ़ विषधारी क्या राष्ट्रीय पार्क, कैसा, टाइगर रिजर्व था, यानी कि टाइगर रिजर्व खोला गया रामगढ़ विषधारी। कहाँ खोला गया था? राजस्थान में खोला गया था। अगर मैं बात करूं भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ है, तो ऑप्शन बी जो आपका लिखा हुआ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ वर्तमान में उपस्थित हैं भारत में। ठीक है, इसीलिए टाइगर स्टेट का दर्जा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता। देखिए 57 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं अंशु मलिक जी ने। अंशु मलिक जी ने भी हाल ही में क्या जीता हुआ है, कांस्य पदक जीत लिया है, कांस्य पदक जीत लिया है अंशु मलिक जी ने। तो ध्यान रखना, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता, उत्तर होगा अंशु मलिक। एकमात्र भारतीय जिन्होंने इसमें स्वर्ण जीता है, किसी भी महिला ने भी इसमें स्वर्ण नहीं जीता हुआ है, एकमात्र पुरुष जिन्होंने स्वर्ण जीता है वो भी जेल में है, सुशील कुमार जी, जो कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। खैर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए FIH स्टार्स अवार्ड 2020-21 में सत्य कथन को पहचानिए। देखिए सत्य कथन इसमें एक आपके मिसप्रिंट है, जो कि छपाई में मिसप्रिंट है, बाकी प्रश्न मैं आपको बोलता जाऊंगा। पहला प्रश्न कह रहा है इसमें क्या, कि प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत और गुरजीत कौर, महिला वर्ग में गुरजीत कौर और पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत कौर को हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। ये सही है या गलत? तो बिल्कुल सही है। गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीराजेश और सविता पुनिया, महिला वर्ग में, इनको चुना गया है, तो बिल्कुल सही है। कोच ऑफ द ईयर ग्राहम रीड, पुरुष वर्ग में, और जोआर्ड मॉरिन, महिला वर्ग में। तो ये सारे कथन, यानी कि उपरोक्त पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे कथन सही हैं। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि बताइए एयर इंडिया एयरलाइन में 100% हिस्सेदारी किसने प्राप्त की है। तो वह उसका उत्तर हो जाएगा टाटा समूह ने। इसका थोड़ा सा इतिहास हम समझ लेते हैं टाटा एयरलाइन के बारे में। टाटा एयरलाइन 1932 में स्थापित हुई थी, बतौर ऐसे ही टाटा एयरलाइन के नाम से ही 1932 में। ठीक है, इसके बाद 1946 में इसे जाना गया एयर इंडिया के नाम से, यानी कि 1946 में यही कंपनी एयर इंडिया बन गई।
एयर इंडिया बन गई है। और 1953 में यह एक गवर्नमेंट की बॉडी बन गई, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन बन गया 1953 से। यानी कि 1953 से जो एयर इंडिया थी यह एक भारत सरकार के अंडर में काम करने वाली कंपनी बन गई। शुरुआत टाटा समूह ने करी थी और अभी हाल ही में कुछ दिनों से ही अभी 100% हिस्सेदारी खरीदी टाटा समूह ने। कितने में खरीदी? तो उसका उत्तर होगा आपका 18,000 करोड़ रुपए की जो बेट लगी थी उसे टाटा समूह ने जीत लिया है, बोली को जीत लिया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की वर्तमान में स्थिति क्या है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो अभी हाल ही में नई स्थिति आई उसके अनुसार भारत का रैंक 90 है। 58 ऐसे नेशन होंगे जहां पर वीज़ा ऑन अराइवल होगा भारत के लिए, ये एक बड़ी बात है। यानी कि भारत 48 ऐसे देश होंगे जहां पर वीज़ा ऑन अराइवल की व्यवस्था उपलब्ध होगी। वीज़ा आपको पहले से अलाउ नहीं करना पड़ेगा, एक्सेस है, ठीक है। नंबर 1 की बात आई कि नंबर 1 पर कौन है, तो नंबर 1 पर अब की बार 2 देश हैं संयुक्त रूप से। पहला तो आपका हर बार रहता है वही देश है जापान, और नंबर 2 पर आपका है क्या, आप कहेंगे सिंगापुर। नंबर 2 पर आपका है सिंगापुर। तो 2 देश, दोनों देशों के बारे में याद रखिएगा, जापान तथा सिंगापुर दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। खैर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। अभी बड़ा प्रश्न बनता है कि रेपो रेट क्या होती है, ठीक है। रेपो रेट वह दर होती है जिससे जो आरबीआई है वो बैंकों को क्या देती है, ऋण देती है, वह होती है रेपो रेट। तो ये आपकी 4% रही है, लगातार कुछ समय से यह अपरिवर्तित है, आपने देखा इस बात को लेकर के। अगर मैं बात करूं ये रेपो रेट के अलावा, तो ये आप जो 3.25 देख पा रहे हैं ये है रिवर्स रेपो रेट की जब बैंक क्या करती है, आरबीआई जब बैंकों से ऋण लेती है तो 3.25% की दर से बैंकों से ऋण लेगी आरबीआई, ठीक है। बाकी 4% पर बैंक ने क्या किया है, आरबीआई ने तय किया है रेपो रेट। मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कि हर 3 महीने पर, ध्यान रखें ये प्रश्न बन चुका है कि मौद्रिक नीति की समीक्षा कितने महीनों में होती है, तो प्रत्येक 3 माह में इसकी समीक्षा होती है और प्रत्येक 3 माह में रेपो रेट तय की जाती है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या फिर बैंक दर तय की जाती है। एक प्रश्न और सीख लीजिएगा यहीं से कि 4.25 क्या रखी गई है इस बार अभी हाल ही में मौद्रिक नीति के तहत, बैंक रेट रखी गई है। तो ये क्या है, ये है बैंक रेट, ये क्या है, ये है रेपो रेट, ये क्या है, तो आप कहेंगे रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साहित्य 2021 का नोबेल प्राप्तकर्ता अब्दुल रज़ाक गुरनाह का संबंध कौन से देश से है। तो ध्यान रखना, देखो यहाँ पे जो उत्तर दिया हुआ है वो गलत नहीं है, लेकिन प्रश्न की बात तो सही भी नहीं है। ये जिंजीबार, जिंजीबार किसके अंडर में आता है, ये आता है तंजानिया के अंडर में, ठीक है, तंजानिया के अंडर में। तो तंजानिया के अनुसार तो यह उत्तर होगा आपका तंजानिया में, लेकिन जिंजीबार जो कि लौंग उत्पादक प्रमुख एक द्वीप है इसी के अंदर में ही आता है। जिंजीबार से ही इनका संबंध है अब्दुल रज़ाक गुरनाह जी का। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी रचनाएं लिखी हैं, किस तरीके से जो माइग्रेंट लोग होते हैं उनका दर्द लिखा, बहुत सारी तमाम समस्याएं उन्होंने जानकारी दी इसके लिए, इसीलिए इन्हें साहित्य 2021 का नोबेल दिया गया है। ध्यान रखना, नोबेल वो ज़्यादा ध्यान रखिएगा जैसे शांति हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, साहित्य हो गया। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि और नोबेल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादा जो अकेले या सिंगल पर्सन पूछे जाते हैं या 2 लोगों का पूछा जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध कौन से भारतीय राज्य से है। तो वाडा कोलम जो चावल है इसका संबंध जो है वो है महाराष्ट्र से, तो अर्थात इस चावल को महाराष्ट्र द्वारा जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी ने डैश यानी कहाँ से आज़ादी @75 यानी कि आज़ादी के 75वां समारोह के रूप में एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है। लिखा हुआ है आज़ादी @75 नया शहरी भारत, शहरी परिदृश्य को बदलना, यानी कि आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ के ऊपर न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप नामक सह सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इसका उत्तर होगा लखनऊ। यूपी वाले किसी भी एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। खैर अगला क्वेश्चन है कि 19वां कह रहा है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार किस राज्य के प्रमुख पुरस्कार है। यह पुरस्कार है असम का प्रमुख पुरस्कार। मैं बता दूं ये बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार। मैं आपको बाकायदा इसके विषय में मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है इनके बारे में। तो मैं आपसे आकांक्षाएं ये रखूँगा कि आप मुझे बताएं कि लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, ये आप मुझे उत्तर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि नमामि गंगे मिशन योजना का आधिकारिक शुभंकर, मिशन जो योजना है नमामि गंगे, इसके लिए आधिकारिक शुभंकर किसे चुना गया है। तो कई बार आप लोगों ने टाटा, ये आपकी जो एयर इंडिया है इसमें कई बार आपने लोगो देखा होगा इस तरीके से बना हुआ, तो चाचा चौधरी, ठीक है, चाचा चौधरी वर्तमान में नमामि गंगे मिशन के क्या बनाए गए हैं, शुभंकर बनाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारी बहुमत के साथ 14 अक्टूबर 2021 को भारत को किस कार्यकाल के लिए पुनः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से चुना गया है। ध्यान रखिए कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के
एक सदस्य के रूप में किस समय से किस समय के लिए चुना गया है भारत को, तो आपका उत्तर होगा 2022 से 2024। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपसे पूछेगा कि बताइए कौन से वर्ष के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुना गया है। ठीक है, हालांकि सारे प्रश्न आपके करंट अफेयर में डिटेल हो चुके हैं, कितना बहुमत मिला, कितने से बहुमत नहीं मिला, और क्या क्या सारी बॉडी होती है, क्या काम होता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का, सारी बातें हमने बात करी हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी जो समिट हुई वो कहाँ पर हुई, तो आप ध्यान रखिएगा इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर, भारत के ही पड़ोसी देश आपके चीन में। चीन इसका सही उत्तर होगा, तो आप ध्यान रखिएगा चीन में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि एनजीटी का मतलब ये हुआ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी। लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना 2010 में। चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अब एनजीटी को पर्यावरण जैसे विषय के ऊपर सुनवाई का अधिकार होगा। और आप मुझे बताइएगा, हालांकि मैं बता ही दे रहा हूं आप लोगों को कि ए गोयल वर्तमान में इसके क्या हैं, एनजीटी के अध्यक्ष हैं। सन जरूर ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को किस कंपनी का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखें यह देश की 11वीं कंपनी ऐसी बन गई है, कौन सी, महारत्न कंपनी। तो देश की 11वीं महारत्न कंपनी बन गई है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दर्जा मिल गया है महारत्न का। हालांकि प्रश्न इतना ही है, बाकी मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई कि महारत्न का दर्जा कैसे दिया जाता है, कितना कैपिटा होना चाहिए, वो तमाम बातें क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। खैर स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को किस संस्था द्वारा मंजूरी दी गई है। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार मतलब किसी भी व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त होने का अधिकार होगा, यह व्यवस्था किस संस्था द्वारा जारी करी गई है। तो जाहिर सी बात है आपका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र जो भी मानवाधिकार, मानव के अधिकारों की हित की रक्षा करती है, ठीक है, उसी संस्था के द्वारा क्या किया गया है, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को पूरी तरीके से मंजूरी भी दी गई है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम को किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है कि ई वोटिंग का मतलब ये हुआ कि अब आप घर पे रह करके वोटिंग डाल सकेंगे, मत डाल सकेंगे। तो ऐसे टेस्ट किया है किसने, तेलंगाना ने। तेलंगाना राज्य ने क्या किया हुआ है, हाल ही में ई वोटिंग सिस्टम को लागू करने का निर्णय ले लिया है और बाकायदा ट्रायल चल रहे हैं। अगर फाइनली रहा तो बहुत अच्छे ढंग से व्यक्ति घर पर रहकर ही क्या कर पाएगा, वोटिंग कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामित्व, प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना के तहत 1,71,000 लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड, अगर ई प्रॉपर्टी कार्ड ना लिख के आए, केवल ऐसे लिख के आए कि 1,71,000 लाभार्थियों को आपके स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं, तो कौन से राज्य में वितरित किए गए हैं, तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। एक प्रश्न सीखिएगा क्या कि जिस योजना के बारे में बात करी जा रही है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में, इस योजना की शुरुआत करी गई थी 24 अप्रैल को, इसी वर्ष 24 अप्रैल को शुरू करी गई थी। और 24 अप्रैल को क्या होता है, पंचायती राज दिवस। अगर आपको याद हो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो स्वामित्व योजना पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को लॉन्च करी गई थी। हालांकि अभी वर्तमान में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ट्रायल में चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी उनमें से है, उत्तराखंड भी उनमें से है, और मध्य प्रदेश इवन बिल्कुल ही होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कुल कितने नए मित्र पार्क की स्थापना करने की घोषणा करी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा 7। देखो मित्र पार्क क्या है, भारत में टेक्सटाइल उद्योग को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, कपड़ा उद्योग को। तो कपड़ा उद्योग के लिए एक विशेष तौर पर एक गलियारे टाइप का निर्माण किया जाएगा, या कह सकते हैं कि बहुत विशेष तौर की कंपनियां लगाई जाएंगी, तो वो 7 ऐसे पार्क डेवलप करे जाएंगे। ये एक इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा पूछने योग्य की संभावना रखता है भविष्य में, कि ये प्रश्न पूछने लायक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और आ भी चुका है भविष्य में। खैर, अच्छे नागरिक पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई है, तो ये पहल है सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू करी गई है। कौन सी पहल, ये आपकी अच्छे नागरिक, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है, सड़क पर गिर जाता है, तो अगर आप ले जाते हैं उसे कहाँ तक, अस्पताल तक, तो ये योजना विशेष तौर पर उसी लिए बनाई गई है कि आपके अंदर एक तरीके से दया भाव बना रहे अच्छे नागरिकों की तरीके से। तो ये अच्छे नागरिक पहल सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चुनी गई है, और बाकायदा आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू करी गई, तो यह क्रियान्वयन डीआरडीओ द्वारा किया जा रहा है। डीआरडीओ चाहता है कि किस तरीके से निजी क्षेत्र की कंपनियां कंपटीशन बढ़ाएं, बच्चे इसमें कंपटीशन लें, जो भी नवाचार संबंधित उपक्रम हो सकते हैं वो डेवलप किए जाएं। खैर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र का एक उदाहरण है। तृतीय क्षेत्र में आपको बता दूं कि जब आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो वहाँ पर कई सारे क्षेत्रों की जानकारी दी जाती है, उन्हीं में से एक क्षेत्र है आपका तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र पर आमतौर पर हम जानते हैं जो कि नेचुरल सोर्स हैं आपके, वो प्राथमिक स्रोत से ही आते हैं, प्राथमिक व्यवस्था ही रहती है, और उसे क्या कहते हैं, रेड कॉलर जॉब। ठीक है, तो यहाँ बात चल रही है तृतीय क्षेत्र की। तृतीय क्षेत्र हमारा कहता है पर्यटन क्षेत्र, हालांकि ये व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत आता है। बीमा, पर्यटन, ऐसी व्यवस्थाएं जितनी भी हैं वो सब व्हाइट कॉलर जॉब में ही आती हैं। तो पर्यटन आपका तृतीय क्षेत्र का क्या है, एग्जाम्पल है।
आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में वस्तु का उत्पादन बाजार तय करता है? देखिए, बाजार तय करेगा, सरकार नहीं तय करेगी, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि पूंजीवादी लोग तय करेंगे कि क्या व्यवस्था रहनी चाहिए। तो इसका मतलब उत्तर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए, भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, जहाँ पर सामाजिकवादी व्यवस्थाएं हैं, समाज भी कहता है और पूंजीवाद भी लगा रहता है और उनको नियंत्रित करता है केंद्र सरकार। तो हमारी भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मानव विकास सूचकांक को कौन सी एजेंसी जारी करती है? जाहिर सी बात है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट आपका जो प्रोग्राम है वही जारी करेगा, यूएनडीपी जारी करेगा। बहुत सामान्य प्रश्न था। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयास सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1901 में। 1901 में, ठीक है, 1901 में। मैं बता दूं, सेम क्वेश्चन मैं आपको इसी टेस्ट से दिखाऊंगा जो आपने लास्ट देखा, जिस शनिवार को ये टेस्ट, शनिवार का टेस्ट है और उसके संडे को 24 अक्टूबर को क्या लगा हुआ था? यूपीपीएससी का पेपर लगा हुआ था। ठीक है, तो उस पेपर में ये प्रश्न बाकायदा आया हुआ था कि बताइए दादा भाई नौरोजी ने जो पुस्तक लिखी थी, जो पहली बार पॉवर्टी के ऊपर जो उन्होंने पुस्तक लिखी, वो किस सन में लिखी थी? तो 1901 उसका उत्तर था वहाँ पर। ठीक है, मैं आपको 2-3 प्रश्न यहीं से दिखाऊंगा आपके एक ही टेस्ट से। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं का, सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि यह कहलाता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय इसके लिए सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय आय क्या होगा? एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना कि 2 मई 1951 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय केंद्रीय संगठन की। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न कह रहा है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय की जब भी गणना करी जाती है तो आय और उत्पाद इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ए और बी, इसके लिए दोनों सही उत्तर हो जाएंगे। ध्यान रखने वाली योग्य बात है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का जो पूर्ण रूप है उसका नाम होगा क्या? ऑप्शन ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस, सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है बॉक्साइट की भंडारा नामक जो खान है वह कौन से राज्य में है? तो भंडारा और बॉक्साइट, देखो मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ, बॉक्साइट और भंडारा। तो बॉक्साइट की भंडारा नामक जो खान है वो है महाराष्ट्र के भीतर। मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल भंडारा ही इसके लिए बहुत मेजर खान है आपकी। एक स्थान पड़ता है महाराष्ट्र में ही, रत्नागिरी और रत्नागिरी के अलावा नागपुर, ये दोनों स्थल ऐसे हैं जो कि बॉक्साइट उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। जो सी ऑप्शन लिखा हुआ है कर्नाटक के 3 ऐसे स्थान हैं जहां से तांबा बहुत बड़ी मात्रा में निकाला जाता है। एक तो है हासन, दूसरा है आपका चीतलदुर्ग और तीसरा है रायचूर। तो कर्नाटक बहुत ज़्यादा तांबा के लिए फेमस है, हालांकि हर क्षेत्र कहीं ना कहीं विशेष है भारत में। प्रसिद्ध बालाघाट कह रहा है, प्रसिद्ध बालाघाट नामक जो खान है वह कहाँ पर स्थित है? तो बालाघाट नामक खान, मैं आपको बता दूं फिलहाल यहाँ के लिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्नाटक में बालाघाट नामक क्या है? प्रसिद्ध तांबा हेतु खान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? भिलाई इस्पात संयोग की स्थापना करी गई थी रशिया के द्वारा। लेकिन मैं आपको जानकारी बद्ध बता दूं कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है इसकी स्थापना रशिया के द्वारा तब की गई थी जब रशिया सोवियत संघ हुआ करता था, यानी कि इसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी, 1955 में की गई थी। और कब की गई थी? 1955 में। अगर आपको याद हो तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषिगत आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपकी किसके लिए आधारित थी? वो आपकी पूरी तरीके से उद्योगों पर ही आधारित थी। और उसी को ध्यान में रख करके क्या किया गया था? उसी को ध्यान में रखकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ये आपका संयंत्र स्थापित किया गया था। कौन सा? भिलाई संयंत्र। अच्छा, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि एक प्रश्न मैं आपको अपडेट करा दे रहा हूं। ये इसका उत्तर, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए कि इसका उत्तर बालाघाट का कर्नाटक नहीं होगा, इसका मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश का सही उत्तर है बालाघाट नामक खान भारत के तांबे के लिए मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आपकी तांबे की खान है मध्य प्रदेश के ही बालाघाट है। ठीक है, बाकी कर्नाटक की चीतलदुर्ग, हासन और रायचूर जैसा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं। ठीक है, ये जरूरी है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत का पहला कागज का सफल कारखाना, देखिए बच्चों ने इसमें बहुत ज़्यादा लगाया ये कि नेपानगर में आपको बता दूं कि नेपानगर कागज़ के लिए फेमस है, लेकिन पहला सफल कारखाना 1879 में वो लगाया गया था आपके लखनऊ में। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो पहला सफल कारखाना 1879 में लगाया गया था, जो कि लखनऊ में लगाया गया था। बाकी जो नेपानगर आप कह रहे हैं वो गलत नहीं है। नेपानगर मध्य प्रदेश में आज अखबारी कागज़ के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, अखबारी कागज़, जो अखबार का कागज़ आता है, बहुत ही फेमस है। एक आध बातें और सीख लीजिएगा। जैसे जर्मनी की मैं बात करूं, जर्मनी, यहाँ पे 41 प्रश्न में देखिएगा, जर्मनी के सहयोग से हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना करी गई थी राउरकेला में, यानी कि उड़ीसा में। ठीक है,
एक बात मैं आपको और बता दूं, हो सकता है आपके लिए अपडेट रहे हमेशा, कि भिलाई इस्पात संयंत्र जब स्थापित किया गया था तब मध्य प्रदेश में था, लेकिन जब 2000 में जब आपका राज्य में बंटवारा हुआ और राज्य में बंटवारा होने के बाद स्थितियां ऐसी आई कि राज्य बंट गए और वो छत्तीसगढ़ में चला गया। तो अब आपका उत्तर अगर आ जाए कि भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा रूस में, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का कौन सा अनुच्छेद कई दिशाओं में काम, विशेष दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक की सहायता नहीं, लोक सहायता है, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। तो बिल्कुल इसके लिए आप निश्चिंत भाव से आप लगाइएगा कि ऐसा एक ही आर्टिकल है जो आपका कहता है कि विशेष दशाओं में काम और अन्य चीज़ें मुहैया कराएंगे। कौन सा? आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 कहता है। और आमतौर पर आर्टिकल 40 बहुत फेमस है, गांधी युगीन संबंधित है या गांधीवाद से संबंधित है। कौन सा? ग्राम पंचायतों का गठन। गांधी जी कहते थे ना कि असली भारत गाँवों में रहता है। खैर, अनुच्छेद 32 के तहत कह रहा है कितने प्रकार की रिटें जारी कर सकती हैं, तो कुल 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकती है। कौन कौन सी रिटें हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। इनके बारे में क्लास में डिस्कस हो चुका है, बहुत डिटेल हो चुका है, किस पर जारी करते हैं, कैसे जारी करते हैं और क्या इसके ऊपर नियम है, वो सारी बातें कर चुके हैं हम। खैर, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने न्यायालय से परामर्श ले सकता है? अगर आप ध्यान हो आपको तो इस समय कक्षाओं में, इस समय वर्तमान में हम लोग उच्चतम न्यायालय ही पढ़ रहे हैं, तो अनुच्छेद 143 143 राष्ट्रपति ने क्या करता है? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, न्यायाधीश से शपथ वो अपने परामर्श ले सकता है। ठीक है, किसी भी विषय के ऊपर। संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधी प्रावधान कौन से देश से लिए गए हैं? तो उसके लिए है अमेरिका। ध्यान रखना कि अमेरिका से उपराष्ट्रपति संबंधी और राष्ट्रपति संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। और ये सब चीज़ों के ऊपर भी एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर अमेरिका, जैसे अमेरिका में क्या होता है, महाभियोग प्रक्रिया है, ऐसे भारत में भी महाभियोग प्रक्रिया है राष्ट्रपति के ऊपर, वो भी अमेरिका से ही ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा कहता है आर्टिकल 79, यानी कि संसद का गठन राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के माध्यम से होता है, ये कहती है 79। अगर आपको याद ना रहे तो आप ऐसे याद रखिएगा, सरला 79 संसद की बात कर रहा है, 80 राज्यसभा की बात कर रहा है और 81 बात कर रहा है किसकी? आपकी लोकसभा की। तो तीनों बातें आप ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है याद करना। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो ध्यान रखें कि ये जो शुरुआत से लेते हैं, शुरुआत में जो आपका 123 है, 123 क्या करता है? 123 आपके अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है राष्ट्रपति को। 143 में आपको अभी बता चुका हूं, ऊपर यहाँ पर आपने न्यायालय से परामर्श लेता है राष्ट्रपति। 108 इसका जो सही उत्तर होगा, संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न कह रहा है कि संसद भवन की नींव के किस वर्ष नींव रखी गई थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए बन जा रहा है बार बार क्योंकि अभी हाल ही में 100 साल पूरे हो गए हैं किसके? नई संसद के, कह सकते हैं संसद के आपकी नींव रखने के। ठीक है, तो 1921 इसका सही उत्तर होगा। और नया जो नई संसद बनेगी आपकी, जिसे विस्टा प्रोजेक्ट कहते हो या नई संसद कह सकते हो, इसका टेंडर टाटा के पास है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, भारत के किस संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में मतदान की आयु 18 वर्ष की गई थी? तो वह उत्तर आपका होगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक यही प्रश्न आपका 24 अक्टूबर यूपीपीसीएस में भी पूछा गया कि बताइए कौन से आपके संविधान संशोधन के द्वारा यह आयु ऐसी घटाई गई थी? तो आपका उत्तर होगा 18 वर्ष। 18 वर्ष का मतलब ये 61वां संविधान संशोधन 21 वर्ष पहले आयु थी। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत में महान्यायवादी की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में महान्यायवादी जैसी व्यवस्थाएं, महानदी मतलब कानून का विशेष जानकार, इसके लिए व्यवस्था करता है कौन? आर्टिकल 76। भारत के आकस्मिक निधि का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ये 52वां प्रश्न आपका है। तो 52वां प्रश्न आपका आकस्मिक निधि क्या? मैंने आपको कई बार बताया होगा कि जब आप धन संचय करेंगे उसके बाद ही क्या करेंगे? आकस्मिक के लिए खर्च कर पाएंगे। तो यानी कि कहने का भावार्थ ये हो रहा है कि आर्टिकल जो आपका 267 है, 267 जो आपका है, ये आर्टिकल 267 ये क्या करेगा? ये आपका सबसे पहले क्या करेगा भाई साहब? 267, ये माफ़ी चाहूँगा, ये 267 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 266, 266, क्योंकि अगर आप गौर करें तो इसका तो समान हो जाएगा, है ना। तो 266 जो है वो संचय निधि की बात करता है। पहले आप धन को जमा करिएगा, इसके बाद ही आप आपातकाल में खत्म करिएगा। तो आर्टिकल 267, 24 अक्टूबर यूपीपीसीएस, ये भी प्रश्न आपका प्रश्न पूछा गया था कि बताइए आकस्मिक निधि का संबंध कौन से आर्टिकल से है या संचय निधि का संबंध कौन से आर्टिकल से है। उत्तराखंड राज्य में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या पूछ रहा है कि बताइए भाई कुल कितनी सीटों की संख्या विधानसभा में है? तो 70। ध्यान रखना, विधानसभा में कुल सीटों की संख्या है वहाँ पर कितनी? 70। बहुत जरूरी प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 263 के तहत किसकी स्थापना की जाती है? तो 263 के तहत किसकी स्थापना करी जाती है? तो आप सब जानते हैं किसकी स्थापना करी जाती है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करी जाती है आर्टिकल 263 के तहत। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है भाग 17 में। कौन से आर्टिकल आते हैं? तो आर्टिकल 343 से 351 तक,
43 से 351 तक इस तरीके से भाग 17 को विवेचित किया गया है और इसी में ही बात ये कही गई है। भारत के अंतिम परिसीमन आयोग का कब गठन किया गया था? तो मैंने आपको एक एक याद बात कराई है क्या, कि अब तक कुल कितने परिसीमन आ चुके हैं, कितने कितने नहीं आए हैं, सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अंतिम परिसीमन जो आपका आया हुआ है वो वर्ष 2002 में आया हुआ था। तब से अभी तक परिसीमन आना प्रतीक्षित है, परिसीमन आने ही वाला है, क्योंकि हर जनगणना के बाद सरकार क्या करती है, परिसीमन का गठन करती है। कभी कभी ऐसा हो पाता है, नहीं भी हो पाता है। खैर, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो उसका उत्तर होगा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। बाकी मैंने आपको बहुत विस्तृत तरीके से, आप मुख्य न्यायाधीश इस समय पढ़ रहे हैं भारत के उच्चतम न्यायालय को क्लास में। खैर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा से कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो मैं आपको बता चुका हूं कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22। ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या होती है 22, जिसमें 2:1। 2 अनुपात का मतलब हुआ कि 2 लोकसभा से होंगे, 1 अनुपात राज्यसभा से होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 15 होंगे आपकी लोकसभा से और 7 ऐसे होंगे जो आपकी राज्यसभा से हैं। लगभग अनुपात आपका 2:1 ही आ रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब उत्तर आपका सी हो जाएगा कि लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है राज्यसभा से? तो आप कहेंगे कुल संख्या होती है कितनी? 7। ये 7 लिखा हुआ है, 7 समझिएगा। लोक लेखा समिति में अध्यक्ष कौन होता है? सदैव नेता विपक्ष का ही बनाया जाता है। ये सुंदरता है हमारे संविधान की कि लोक लेखा समिति में अध्यक्ष बनता है नेता का विपक्ष का एक नेता बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा में होता है वो उसका विपक्ष का नेता बनता है। भारतीय संसद में कह रहा है प्रश्नकाल कब से कब रखा जाता है? तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न ये भी था यूपीपीसीएस के 24 अक्टूबर में। आपको ये चौथा प्रश्न मैं बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा आप कितना इंपॉर्टेंट आप करते हैं टेस्ट। सुबह 11 बजे से जो प्रश्नकाल शुरू होता है वह सुबह 11 बजे से 12 बजे तक चलता है और ठीक 12 बजे के बाद आपका शुरू हो जाता है शून्यकाल। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि शून्यकाल की शुरुआत कब से कब तक होती है? तो शून्यकाल आपको समझ में आ गया कि प्रश्नकाल कब होता है, तो समझ में आ जाएगी बातें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है? ये स्पेशल राइट है, ये राज्यसभा के पास विशेष अधिकार है कि अनुच्छेद 312 के तहत वह क्या कर सकती है? अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। अगला प्रश्न कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो ऐसी व्यवस्था थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय चाहती थी कि समाजवादी समाज स्थापित हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है आपका गलत है? तो मैं आपको बता दूं, या सही है, माफी चाहूँगा। लकड़वाला समिति 1989 बिल्कुल सही है। तेंदुलकर समिति 2004 बिल्कुल सही है। रंगराजन समिति 2014 बिल्कुल सही है। अर्थात इसका उत्तर होगा सही, सभी सुमेलित हैं। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में करी गई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1993 में, 1993 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ वर्ष 2001 से किया गया था। सब पढ़ें सब बढ़ें, आपने स्कूलों में लिखा होगा, देखा होगा, है ना। आर्थिक नीति के अनुसार भारत में सर्वाधिक पर्यटक कौन से देश से आते हैं? तो उसका उत्तर होगा बांग्लादेश। लगता नहीं है बट हाँ आते हैं। ठीक है, दुनिया में सर्वाधिक पर्यटक जाते हैं वो जाते हैं फ्रांस में, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत विश्व का किस क्रम का तेल आयातक, यानी तेल मंगवाने में भारत दुनिया में कौन से क्रम का है? तो तीसरा आयातक बड़ा है। ठीक है, सड़क नेटवर्क में भारत कौन से क्रम का है? सड़क नेटवर्क में भारत दूसरे स्थान पर है। अब क्या रहा है कि बताइए, वर्ष 2021 में विशेष वर्ष है, हम भी जानते हैं 2021 विशेष वर्ष है, कोरोना समाप्त कर लिया हमने। खैर, बाकी क्या क्या कथन गलत कौन सा है? तो आज़ादी के 75 वर्ष हुए, बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है कि गोवा विलय के 60 वर्ष हो गए हैं, बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी इस बार, बिल्कुल सही है। नहीं हो पाई, 2022 में आंकड़े आएंगे, बिल्कुल सही बात है ये भी। भारत पाकिस्तान युद्ध के 65 वर्ष हो गए, ये पूरी तरीके से निराधार बात है, गलत यही है। ठीक है, भारतीय संविधान के संशोधन करने की पहली अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? हम सबको पता है कि 8 अनुसूचियां प्रारंभ में थीं। 9वीं अनुसूची को पहली बार 1951 में पहले संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था? जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल 19 के विषय में कौन सा कथन असत्य है? हाँ, तो देखिए ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शन को आप एक बार तुलना कर लीजिएगा, मैं ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 19 का जो ई है, ये आर्टिकल 19 का ई क्या कहता है? वो कहता है कि किसी भी देश के हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता देता है। और जो ये आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, देश में आवागमन की स्वतंत्रता जो लिखा हुआ है वो 19 के डी में लिखा हुआ है। सारी बातें किसमें? 19 के डी में। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार कहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं? तो संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में व्याख्यान्वित करे गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उनका उत्तर होगा हामिद अंसारी। ये प्रश्न इसलिए डाला गया चूंकि चर्चा में इसलिए रहे, इन्होंने किताब लिखी थी। कौन सी लिखी थी जरा बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि हामिद अंसारी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा में गुजरात राज्य से कितनी सीटों राज्यसभा में आवंटन किया जाता है। देखिए ये प्रश्न भी एलिमिनेट करने के लिए, माफी चाहूँगा एलिमिनेट नहीं कह सकता हूँ, मिलान करने के लिए यूपीपीसीएस की 24 अक्टूबर के पेपर में था। यदि आपको यही पता होता गुजरात में कितनी सीटें तो आप आराम से लगा सकते हैं। तो अब अपनी आप इंपॉर्टेंस देखिए टेस्ट की कि 5 प्रश्न केवल आपके जो साप्ताहिक टेस्ट होते हैं, तो ऐसे यानी कितने टेस्टों में से आपके प्रश्न ऐसे निकले होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि गुजरात को कुल 11 सीटें जारी की जाती हैं, 11 सीटें गुजरात के पास हैं राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा का कौन सा क्रम है, कौन सी लोकसभा वर्तमान में चल रही है। तो आपका उत्तर क्या होगा कि 17वीं लोकसभा वर्तमान में क्रियान्वित हो रही है। विधानसभा का कार्यकाल कह रहा है कितना होता है, तो विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, यानी कोई भी विधायक चुना जाता है वो 5 सालों के लिए चुना जाता है। 11वीं अनुसूची के बारे में कह रहा है कौन सा बारे में कथन सही है। तो 11वीं अनुसूची में आप सबको पता होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्थाएं 11वीं अनुसूची में व्याख्यान्वित करी गई हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि जीएसटी की कौन सी एक दर नहीं है। जीएसटी में दरें आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी हैं आपकी जीएसटी की दरें आपको पता हैं। जीएसटी की दरें आपको नहीं पता है तो आप ध्यान रखिएगा कौन कौन सी हैं। इनमें से पहली बात तो ये समझिए कौन नहीं है, तो जाहिर सी बात है 6% नहीं है, 6% नहीं है। 5, 12, 18, 28 इसमें केवल एक ऐड कर लीजिएगा, बाकी सब सही है। ये डी ऑप्शन नहीं होगा। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो उत्पाद कर इसका उदाहरण नहीं होगा, बाकी सारे क्या हैं प्रत्यक्ष कर। ठीक है, इसकी ट्रिक होती है, मैं क्लास में आपको डिस्कस करके बता दूंगा, आसान रहेगा। भारत में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का मुख्यालय कहाँ कहाँ है। ठीक है, यानी कि कह रहा है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो नासिक। नासिक में भारत का क्या इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का मुख्यालय स्थापित है। ठीक है, ये सब आरबीआई की अलग अलग आपकी कह सकते हैं इकाइयाँ हैं। नए मूल्यों के अनुसार रबी फसल है, रबी फसल नहीं है, रबी फसल के अनुसार आपके गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा गया है। तो देखिए ध्यान रखिए 2015 कर दिया गया है, 2015 कर दिया गया। याद करना कितना आसान है, ऐसा लगता है कोई वर्ष सा है। ठीक है, याद कर सकते हो आप आराम से। चलिए अगला कह रहा है कि भारत की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। बड़ा सुंदर सा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय कोलकाता में है। किसका, कोल इंडिया लिमिटेड का, चर्चा में रहती है बार बार। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की बात कर रहा है, सिडबी के वर्तमान में कह रहा है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में इसका मुख्यालय है, लखनऊ में इसका क्या है मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में एस रमन्ना है। मैं फिर बता दूं आपको, एस रमन्ना, कई बार आपसे गलतियां होंगी, नए बदले हैं, बहुत सारी किताबों में बदले भी नहीं है। एस रमन्ना, और स्थापित हुआ था 2 अप्रैल 1990 को, 1990 में इसकी स्थापना करी गई थी। मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या है, कब शुरू किया गया था, तो ध्यान रखना मेक इन इंडिया आपका शुरू किया गया था 2014 में। 2014 में ही जनधन योजना, ये सारी योजना इसी में ही साल में आई थी। 2014 में 25 सितंबर के दिन मेक इन इंडिया पहल को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेरोजगारी के अनुमान के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार है, तो उसके लिए होगी दंतेवाला समिति। ध्यान रखना ये समिति ने ही बेरोजगार के अनुमान प्रकाशित किए थे। मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत की गई योजना थी, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बॉम्बे योजना। ये प्रश्न भी आया है आपके किसी एग्जाम में। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो कृष्ण क्रांति का संबंध है किससे, पेट्रोलियम से, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आलू गोल क्रांति से संबंध है। चलिए, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान हमेशा से पहला ही रहा है। बार बार हम कभी भी, हमारे यहाँ मवेशियाँ बहुत संख्या बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बताइए भारत की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता नहीं है। बड़ा ही ऐसा प्रश्न है जो आपको समझ में आता है कि हाँ, अगर एक बार आपको पढ़ी प्रस्तावना तो आप कर लेंगे। समाजवादी जैसी व्यवस्था कहीं पर उल्लेखित नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कौन से देश से ली है, तो आप कहते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, आपने ऐसी प्रक्रिया को जापान से लिया है। विद्यार्थीगण जापान को कभी नहीं देखना चाहते, रीज़न है क्योंकि बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं जहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं भी उल्लेखित नहीं हैं। भारत की शीर्ष कंपनी कौन सी है, आपको पता है, रिलायंस। ठीक है, जियो बहुत बड़ी कंपनी होगी, हालांकि वो आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो रिलायंस की ही है। ठीक है, खैर, नवीन न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार धान का कह रहा है, धान का मूल्य कितना है, तो गेहूं का आपने 2015 पढ़ लिया, तो 2015 से नीचे आ जाइएगा, थोड़ा सा सन नीचे आ जाइएगा, 1940 भी सन जैसा लगता है, तो 1940 आप ध्यान रखिएगा धान का नया समर्थन मूल्य है। ठीक है, वर्तमान में आरबीआई द्वारा ये दोबारा प्रश्न रिपीट हो गया, माफ़ी चाहूँगा, तो इसकी वही उत्तर होगा 4%। नवीन आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक विदेशी निवेश कहाँ से प्राप्त हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निवेश कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आपका उत्तर होगा इसके लिए क्या क्या बताएंगे आप, सिंगापुर। सिंगापुर में भारत ने अब की बार सबसे ज़्यादा निवेश प्राप्त किया सिंगापुर से। ठीक है, जहाँ मॉरिशस नंबर 1 पर रहता है तो मॉरिशस नंबर 3 पे खिसक गया है, ध्यान रखिएगा, मॉरिशस नंबर 3 पर खिसक गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। अभी आज ही कल में हम लोगों ने डिस्कस किया कि गोवा प्रति व्यक्ति के आय मामले में क्या है, शीर्ष पर है। खैर, अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में सर्वाधिक SGDP स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस रखने वाला भारत का राज्य कौन सा है, नंबर 1 पर रहता है, वो महाराष्ट्र पर है। महाराष्ट्र में उद्योग नगरी कहा जाता है महाराष्ट्र को, तो ध्यान रखिए ये बात जरूरी है। लेकिन एक प्रश्न जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर आप निवासी हैं, ज़्यादातर जानने वाले मेरे,
तो नंबर 2 तमिलनाडु है और जो आपका प्रिय उत्तर प्रदेश है वो नंबर 3 पर आता है। और ये ध्यान रखना, ये प्रश्न आपसे कई पेपरों में बनेगा, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो आपका जूनियर असिस्टेंट हो या अन्य परीक्षाएं हो जहाँ करंट अफेयर की भूमिका रहती हो या फिर स्टैटिक की भूमिका रहती हो। अगला प्रश्न कह रहा है भारत जो है जल जीवन मिशन का प्रारंभ कौन से वर्ष से किया गया था। ये बड़ा आसान सा प्रश्न है। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 2019 को। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सर्वाधिक गैस का आयात कहाँ से करता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। गैस का आयात करता है कतर से। ठीक है, गैस का आयात कतर से करता है। और ऑप्शन ए जो लिखा है इराक नंबर 1 है किसमें, आपके तेल के लिए, तेल के आयात करता है भारत को नंबर 1। यूनियन बजट 2021-22 में कोविड-19 रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपया जारी किए गए हैं। बड़ा बढ़िया प्रश्न है। 50,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। किसके लिए, आप कहेंगे कोविड-19 की रोकथाम के लिए। अंतिम प्रश्न कह रहा है कि एनसीआर क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान देने के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है। तो उसके उत्तर होगा आपका हरियाणा। हरियाणा नंबर 1 पर है, सर्वाधिक योगदान देता है। एनसीआर में कुल 4 राज्य आते हैं। अगर एक केंद्र शासित राज्य बात करें तो दिल्ली आपका, नंबर 2 पर हरियाणा, नंबर 3 पर आपका क्या, उत्तर प्रदेश, और अंतिम रूप से आपका राजस्थान। तो ये 4 राज्य एनसीआर में आते हैं। एनसीआर का मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये आपकी टोटल टेस्ट आपका सॉल्व हो गया है। तो आई होप आपको समझ आया हो। अगर कोई भी चीज़ों में समझने में असुविधा आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिएगा। जो मैंने प्रश्न आपसे पूछे जरूर आप बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही बहुत अच्छे प्रश्नों के बारे में सीखना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे संस्थान से, जीनियस इंस्टीट्यूट, जहाँ पर आपको तमाम तरीके की सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।